और अपराध का रास्ता इख्तियार करता है। इंसान अपने फायदे के लिए समाज में बनाए गए नियमों को तोड़ता है, लेकिन जब इसी किस्म की परिस्थितियां किसी और के सामने आती हैं तो वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है। वो खुद के लिए किसी भी परिस्थिति में अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करता है, और यही एक कारण है समाज में बढ़ते हुए जुर्म और अपराध के। आज जो केस मैं आपके सामने लेके आया हूं वो इन्हीं बुनियादी बातों के इर्द गिर्द है। डॉक्टर प्लीज, आप कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए प्लीज। डोंट वरी, मैं देखती हूँ। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर आई एम सो सॉरी। अंजलि, जो सुबह हुआ उसे भूल जाओ। अरे हम डॉक्टर्स हर किसी की जान नहीं बचा सकते हैं। यू नॉट अ मर्डरर। चलो स्माइल कर दो, देखो अंदर बहुत खुशी का माहौल है। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके चलो, ओके? आप मुझे बताइए कोई अच्छा सा नाम। माँ जी, तरुण कैसा रहेगा? अच्छा है। और तुषार कैसा रहेगा? मासी, तुहीन कैसा रहेगा? नहीं, तुम रहने दो। नाम वही लोग रखेंगे जिनकी गोद हरी भरी है। मैं चलती हूँ, एक पेशेंट को होम विजिट करना है। अंजलि, नीलम, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो रहने दो दर्पण, हम तुम्हारे जैसे धर्मात्मा नहीं बन सकते। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कमी अंजलि में है, फिर भी तुम दूसरी शादी करने को तैयार नहीं हो। मौसी बस। क्या बस? आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती जो मैं तुमसे कह रही हूँ, समझा? की रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं। डोंट गिव अप। तुम माँ बन सकती हो। घर चलते हैं। मीम साहब, आपका फोन बहुत बज रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? किचन में रहती है। कौन? डॉक्टर आंटी? हाँ, वही डॉक्टर आंटी। दिन रात फोन बजते रहता है उसका, मगज घूम गया उसका। कुछ तो लफड़ा खत्म करना चाहती है। हेलो, ठीक है।
सर, लाश का चेहरा पत्थर से पूरी तरह से कुचल दिया गया है, लेकिन मरने वाले की शिनाख्त हो गई। चलिए हटिए हटिए हटिए। सर सिर्फ गाड़ी मिली है, फॉरेंसिक टीम गाड़ी की जांच कर रही है। जिस एटीएम से ये पैसे निकाले गए हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो क्या निकल के आता है। सर, बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। ओके ऑलराइट सर। सुनो, परवाह कर लो, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। डोंट वरी, मैं जल्दी सो जाऊंगी ताकि सुबह जब तुम आओ मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में कांदा पोहा और साबुदाना खिचड़ी बनाकर रखूं। अंजलि ने 8/16 पे एटीएम से 1 लाख रुपए निकाले और शायद वहां से भाग गई। आपको कुछ अंदाजा है कि 1 लाख रुपए क्यों निकाले थे और किससे मिलने गई थी? नो सर। आपको किसी पे शक? सर मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि एक डॉक्टर थी सर, और एक डॉक्टर को कोई क्यों मारेगा? ठीक है, आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा बुलाएंगे आपको। सर, मुझे तो डॉक्टर दर्पण पे शक हो रहा है। जिस दिन ये पुणे गया उसी दिन अंजलि की मौत हो गई। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो और पता करो इनके आपसी रिश्ते कैसे थे। ओके सर। आई, हाँ आज तो छुट्टी ले ले। कशाला? अरे न जाने कितने घर कितने बिल्डिंगों में काम करते रहती है पूरे दिन। तू आज एक काम कर, तू घर पे बैठ, आज खाना मैं पकाऊंगा। तू खाना बनाएगा? बड़ा आया खाना बनाने वाला। ए आई, मुझे सब आता है, तू बोल तो अभी राइस प्लेट का ठेला लगा के पैसा कमा सकता हूँ। ए बारा, देख आज के बाद अभी ने भी साफ साफ बोल दिया था अंजलि को कि उससे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बावजूद वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए स्विट्जरलैंड तक गई। और बच्चा ना होने की वजह से अंजलि बहुत डिप्रेशन में रहती थी। सर, डिप्रेशन की एक और वजह थी, एक पेशेंट ने अंजलि को जान से मारने की धमकी दी थी। डॉक्टर अंजलि, हाय हाय, डॉक्टर अंजलि, हाय हाय, डॉक्टर अंजलि बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, डॉक्टर अंजलि, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, बाहर आओ, बाहर आओ। अंजलि जल्दी चलो, ये लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं। अंजलि यहाँ रुकना सेफ नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कम। सर, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैंने बाद में पता किया था, पेशेंट की फैमिली ने उसकी पोस्टमार्टम करवाई थी, उसकी डेथ नेचुरल हुई थी। सर, डॉक्टर दर्पण वाकई में पुणे गया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी फुटेज में उसकी गाड़ी सुबह पुणे जाती हुई और अगली सुबह वापस आती हुई नजर आ रही है। वो रात भर वहाँ पर करके आया था। सर, पुणे के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में वो ओवरनाइट सर्जरी कर रहा था एक टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ। सर, एक पर्सनल एंगल भी सामने आया है। डॉक्टर दर्पण और डॉक्टर अंजलि को बच्चा नहीं हो रहा था और कमी डॉक्टर अंजलि में थी। इस डॉक्टर दर्पण पे नजर रखो और कोई एंगल या कोई लीड? सर, कि उस पेशेंट की मौत अंजलि की लापरवाही की वजह से हुई। मैंने उस फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया। सर, हमने अंजलि देशमुख को नहीं मारा। जैसे उसने मेरी माँ को मारा वैसे ही किसी और को मार दिया होगा। सर, उसने उससे बदला लिया होगा। ये रही तुम्हारी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक तुम्हारी माँ की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई और डॉक्टर अंजलि जो इंजेक्शन उन्हें दे रही थी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बता, क्या साजिश कर रहे थे तुम? बोलो। सब मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। उस दिन उसने जो कहा किया, भावनाओं में बहकर किया। अंजलि के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जाओ। सर, ये रही डॉक्टर अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत 8:30 से 10:30 बजे के बीच में हुई है। मौत गला दबाने की वजह से हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि पहले सर पे चोट लगी और फिर बाद में गला दबाया गया और उसके बाद पत्थर से सर कुचला गया। इतनी बेरहमी से कोई किसी का मर्डर क्यों करेगा? सर, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है
कि डॉक्टर अंजलि ने 8:16 पे सिग्नल के पास वाले एटीएम से 1 लाख रुपए विड्रॉ किए, लेकिन उस वक्त गाड़ी में और कोई नहीं था, वो अकेली थी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये पैसे लेकर पार्क में किसी को देने जा रहे हैं। एक बार कॉल रिकॉर्ड्स आ जाए तो ये पता चल जाएगा किससे मिलने गई थी और क्यों मिलने गई थी। हमें ये पता लगाना होगा ये मर्डर का एंगल पर्सनल है या प्रोफेशनल, और जो एटीएम से पैसे निकाले गए थे वो कहाँ गए। हो सकता है जिसने पैसे लिए उसी ने मर्डर किया। So, we are just good friends. फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स। और आप लोगों का अफेयर भी था। सोशल मीडिया पे फोटोज भरे पड़े हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों की शादी नहीं हो सकी, इसलिए आप छुप छुप के मिलते हैं। दरअसल सर, अंजलि की मौत से मैं पूरा टूट चुका हूँ सर। बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को क्लिनिक में बिजी रखने की, मगर जब घर जाता हूँ तो अंजलि की बहुत याद आती है। मेरा भी मन करता है रोने का, किसके पास जाऊँ। माँ बाप नहीं है मेरे, मौसी के पास जा नहीं सकता। बच्चा ना होने की वजह से अंजलि को पसंद ही नहीं करती थी वो, इसीलिए वर्षा के पास गया था सर। सो ये बात सच है कि हम दोनों में अफेयर था, शादी भी करना चाहते थे, बट हम मूव ऑन कर चुके हैं। अगर आपकी माने तो डॉक्टर अंजलि के साथ काफी अच्छी और हैप्पी मैरिड लाइफ थी आपकी, लेकिन डॉक्टर अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स कुछ और ही बताते हैं। उन्हें ऑड आवर्स पे यंग लड़कों के फोन आते थे और बातचीत 10, 20, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होती थी। क्या माजरा? आप अकेले हैं या तलाकशुदा हैं, आपकी तन्हाइयों का इलाज मेरे पास है। मुझे और भी अच्छी तरह से जानने के लिए, देखने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए या वो सब कुछ करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। ये सब क्या है? सर, किसी ने बल्क मैसेज रैंडम लोगों को फॉरवर्ड कर दिए थे। बाकी सारी रिपोर्ट्स मैंने सर मेंशन कर दी है। एक समय लेके चलो, मैं आ रहा हूँ। जी सर। तूने ये मैसेज देखा? अरे ये तो फॉरवर्ड मैसेज है यार, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भेजते हैं। अरे यार, इसमें एक वेबसाइट लिंक भी है, तू देख तो सही। कहाँ से आया तेरे पास ये? पता नहीं यार, किसी नंबर से फॉरवर्ड हुआ है। तो एक काम कर, मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर और सुन, उसके बाद डिलीट कर देना, किसी को मत दिखाना है। ओके। क्या दिल हार्ट कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करनी है तो कॉल कीजिए, रखिए। किसका फोन था? पता नहीं, सुबह से दर्जनों कॉल्स आ रहे हैं, अजीब अजीब बात कर रहे हैं लोग। आपकी वेबसाइट देखी, आप कब अवेलेबल हो, आई वांट टू मीट यू, तो पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं। ये सब इस मैसेज की वजह से हो रहा है, और ये मैसेज इस वेबसाइट में ओपन होता है जहां तुम्हारा नंबर भी मेंशन है। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर, अंजलि तो जा चुकी है, अब और बदनामी मिलने से क्या होगा? अगर इसके बारे में आपने हमें पहले बता दिया तो हम साइबर सेल से कह के इसे ब्लॉक करवा देते, फोन कॉल्स आना बंद हो जाता है। सर, हम लोग बहुत रिप्यूटेड डॉक्टर्स हैं, मार्केट में हमारा नाम है। मेरी मौसी की बेटी और उसका हस्बैंड भी हमारी ही बिल्डिंग में रहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमारी बिल्डिंग में बदनामी हो या फिर गलती से ये बात न्यूज़पेपर में लीक हो जाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आपकी वाइफ मर चुकी है। हो सकता है उनके मर्डर का कनेक्शन इस वेबसाइट से हो। सर, मुझे तो लगता है कि बच्चा ना होने की टेंशन की वजह से, इन रैंडम कॉल्स की वजह से और क्लिनिक में हुए इस इंसिडेंट की वजह से अंजलि पहले से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी किसी ने उसे मार डाला। जो अंजलि को फोन किया करते थे उनको राउंड अप कर, उनसे पूछताछ कर, और कोई भी सस्पिशियस दिखे रहा तो तोड़ो। हो सकता है इनमें से कोई। सर, कम से कम 600-700 कॉलर्स होंगे। माँ ने मर्डर हुआ है, वो भी एक रेप्यूटेड डॉक्टर का। ना जाने कितनी फैमिली इससे अफेक्टेड होगी। इस हैरेसमेंट की मोडस ऑपरेंडी को जल्द से जल्द पता करना होगा, ताकि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल दोबारा ना किया जाए। मुझे तो अभी भी डॉक्टर दर्पण पे शक है। अंजलि के कॉल रिकॉर्ड्स में आखिरी कॉल किसका था और उसका कोई कनेक्शन है डॉक्टर दर्पण के साथ? सर, वारदात के एक दिन पहले से अंजलि के फ़ोन पे कोई भी कॉल्स या फिर डेटा सर्विस की कोई मूवमेंट नहीं थी, और उसके बाद उसका घर का लोकेशन ही था।
अगर फोन बंद था तो फिर पार्क में कैसे बुलाया गया उसे? क्योंकि वो रोज तो पार्क में जाती नहीं थी। और वो भी वो 1 लाख रुपए विड्रॉ करके गई थी। हो सकता है कि उसका कोई लैंडलाइन, अगर है तो उसकी कॉल रिकॉर्ड जिक्र। राइट सर। सर ये दर्पण क्या कहता है? उस पर नजर रखो और हो सके तो दोबारा कॉल रिकॉर्ड चेक करो एक बार। वेब और हमें कहा गया था कि वेस्ट मुंबई में 18 से लेकर के 40 साल की एज वालों को ये मैसेज डिलीवर करना है। और ये पेमेंट जो है नेदरलैंड से किया गया था? यस सर। पेमेंट करने वाले का नाम और मेल करने वाले का नाम एक ही है, बॉबी वैन लुइंग। हेलो, क्या नेदरलैंड से? ठीक है, डिटेल्स मैसेज करो। सर साइबर सेल से फ़ोन करो। वो डॉक्टर अंजलि के बारे में जो वेबसाइट बनाई थी उसमें उसके फोटोग्राफ सब मॉफ है और उसका IP एड्रेस भी नेदरलैंड्स में है। और सर पेमेंट करने वाले का नाम भी वही है, बॉबी वैन लुइंग। इसका मतलब ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। जिस किसी ने भी ये वेबसाइट बनाया और मैसेजेस भेजे अंजलि को, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस इंसान है। सर लेकिन डॉक्टर अंजलि का नेदरलैंड से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर आज के टाइम पे कहीं भी जाने का नहीं है। प्रॉक्सी वेब से आप कहीं भी बैठे बैठे किसी भी देश के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है सर कि उसने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जरूर चुराई होगी और फिर बॉबी वैन लुइंग के नाम से मेल अकाउंट बनाया होगा। एक काम करो, डॉक्टर अंजलि के पति और उसकी फैमिली मेंबर्स के लैपटॉप और मोबाइल फोन इकट्ठा करो और साइबर सेल करो इंक्वायरी की। ओके सर। सर ये रहे सबके मोबाइल फ़ोन और टैब। ठीक। सलाम साहब। आगे शो। साहब इस सोसाइटी में 15 दिनों के अंदर 4 गाड़ियाँ बड़े सस्ते में मिली। हाँ तो उसका अंजलि के मर्डर से क्या लेने देना हो सकता है? 4 गाड़ी भी थी साहब, कुछ तो झोल होगा ना साहब। और अंजलि मैडम इस सोसाइटी की सेक्रेटरी थी। यस सर, अंजलि इसी सोसाइटी की सेक्रेटरी थी। सोसाइटी ने आपसी सहमति से ये डिसीजन लिया था कि हर एक फ्लैट को एक पार्किंग मिलेगी। यस सर। और मैं इस सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। सोसाइटी के सारे मेंबर्स लोग तैयार थे पार्किंग को लेकर, जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया, लेकिन सुरवे एंड फैमिली तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर काफ़ी तमाशा भी हुआ था यहाँ पर। अरे हटो यार, जाने दो अंदर। मिस्टर सुरवे, प्लीज आप अपनी कार बाहर लीजिए। मिस्टर सुरवे, प्लीज आप अपनी कार बाहर लगाइए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैडम इशू क्या है? कैमरा में देख के डिटेल में बताइए। बिल्डिंग कमेटी के 1 पार्किंग पर फ्लैट इस डिसीजन के बाद भी मिस्टर एंड मिसेस सुरवे ना सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, बल्कि ये कार कहीं भी पार्क कर लेते हैं जिससे कि बच्चे खेल नहीं पाते। जरा सोचिए, हमारे यहाँ ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बच्चों को खेल कूद के अलावा मल्टीपल कार पार्किंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सर इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना सर। अब बोलिए कुछ इनको। सर आप गाड़ी पीछे पार्क कीजिए। प्लीज बाहर पार्क कीजिए। आपको कितने बार बोलना पड़े, प्लीज बाहर। क्या आप इनको बोलिए गाड़ी बाहर लगाइए। मैं बोलती हूँ। पापा अगर सब बोल रहे हैं तो गाड़ी बैक कर लो ना। ठीक है, करता हूँ। अच्छा आप बाहर आइए, मैं करती हूँ। बच्चों को खेलने के लिए पार्क होता है, बिल्डिंग नहीं। आज तुम लोगों ने यहाँ हमारा बहुत तमाशा बनाया, ये हम भूल नहीं सकते। और तुम डॉक्टर होके तुमने मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के साथ जो ऐसी हरकत की है ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सर मैं तो चाहता था कि बिल्डिंग में सबको 2 पार्किंग मिले, लेकिन अंजलि के उस दिन के एटीट्यूड से मुझे बहुत बुरा लगा। इन्हें दमा की बीमारी है, इनकी सांस चढ़ने लगी थी, इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर कुछ भी बोल दिया। हाँ, और उस दिन के बाद से हम गाड़ी कभी अंदर लेकर नहीं आए। गाड़ी तो कवर होकर बाहर पड़ी है, और तो और मैंने उसे बेचने के लिए ऐड भी डाला हुआ है। इंस्पेक्टर आई एम अ सीनियर सिटीजन, और फिर पार्किंग के लिए मैं किसी का मर्डर कर दूंगा? ठीक है, आप लोग जाइए। सामने। यस सर। इस फैमिली पे नजर रखना। ओके सर। सर
साइबर सेल टीम ने डॉक्टर दर्पण और उसके रिलेटिव्स के सारे मोबाइल्स और लैपटॉप डिवाइसेस अच्छी तरह से खंगाल लिए, लेकिन कहीं से भी डॉक्टर अंजलि को जो परेशान करने वाली वेबसाइट बनाई गई थी उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले, ना ही प्रॉक्सी वेबसाइट के कोई लिंक और ना ही नेदरलैंड से कोई कनेक्शन। ये डॉक्टर अंजलि की लैंडलाइन रिपोर्ट है। वारदात की रात 8 बजे किसी मोबाइल से फोन आया था। सर कुछ डॉट्स कनेक्ट तो हो रहे हैं। रात को 8 बजे अंजलि को फोन आया और उसके बाद वो एटीएम के लिए निकली। 8:16 पे उसने पैसे विड्रॉ किए और एटीएम से पार्क जाने के लिए कार से फिलहाल उसका फ़ोन बंद है और वो घर पे भी नहीं है। उसके पड़ोसी ने बताया कि वो अपने गांव बाड़मेर गया है। इसका फ़ोन सर्वेलेंस पे डाला और अपने एक आदमी को जतिन के घर पे नज़र रखने के लिए कहा। ओके सर, पता करना होगा ये जतिन का और डॉक्टर देशमुख का आपस में कनेक्शन क्या है। डॉक्टर अंजलि देशमुख के मर्डरर्स और गुनहगारों की तलाश अब भी जारी थी। मुंबई पुलिस साइबर से डॉक्टर अंजलि के अश्लील वेबसाइट बनाने वालों के बारे में क्लूज इकट्ठा कर रहा था। फैमिली, प्रोफेशनल और पर्सनल एंगल को हम अच्छी तरह से खंगाल रहे थे और इसी दौरान हमारे क्षेत्र में एक और मासूम की हत्या हो गई। दर्पण बेटा, मैंने पहले भी तुम्हारे लिए कई सारी लड़कियां दिखाई थी ना। अभी मेरा ध्यान कहीं और अटका हुआ है। जब तक पुलिस की छानबीन खत्म नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं करूंगा। अब प्लीज मुझे बार बार मत बोला करिए, प्लीज। साहब मेरा बच्चा, साहब मेरा बच्चा। साहब इसने मारा अपने बेटे को और ऊपर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है ये। साहब मैंने नहीं मारा, साहब नहीं मारा, साहब मैंने। काय के लिए झूठ बोलता है रे? तो वो लड़की, वो चिड़िया कहाँ गई? अरे उसका एजेंट उसे लेके गया जो उसे ओडिशा से लाया था। एक मिनट, चिड़िया का क्या मामला, ठीक से डिटेल में बताओ। साहब मेरा बेटा रोहन है ना, एक बच्चे को बचा के लेके आया था। इसकी उसके ऊपर पूरी नजर थी, ये उसे बेचना चाहता था साहब। अरे बोले ना उससे दलाल लेके गया। बहुत नीचे, चलो पता करो मामला क्या है। सो तब तक इसे लॉकअप में रखो। ओके आइए सर, मैं आपको बताता हूँ। चिड़िया रोहन से यहीं मिली थी? हाँ। उसका मोबाइल चोरी हो गया था। हमने उसके साथ जाके स्पॉट पे उसकी सीसीटीवी चेक की। सर ये उसकी रिकॉर्डिंग है। सब सच बोलो साहब। सब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, ना ही अंजलि मैडम को, ना ही मेरे बेटे को साहब। झूठ मत बोल। मालती और रोहन के जरिए तू अंजलि को जानता। तूने अंजलि का मर्डर किया और मर्डर करते वक्त रोहन ने तुझे देख लिया, इसलिए तूने अपने बेटे को भी मारा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। हाँ साहब ये बात सच है कि मैंने फोन चुराया था और उस चोरी के फोन से मैंने अंजलि मैडम को फोन किया था साहब। आप बहुत परेशान हो? आपको बहुत से गंदे गंदे लोगों के फ़ोन आते हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? देखो ये जानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपका प्रॉब्लम ख़त्म कर सकता हूँ। 1 लाख देना पड़ेगा। 1 लाख दो और फ़ोन बंद। अंजलि के वेबसाइट और मैसेजेस के बारे में कैसे पता चला? साहब मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था साहब, उसके साथ एक फोटो भी था, वो अंजलि मैडम का था साहब। मैंने फोटो देखते ही पहचान लिया साहब, और जब मैं घर आया तो मालती भी अंजलि मैडम के बारे में बोलने लगी। दिन रात फोन बजते रहता है उसका, मगज घूम गया उसका। कुछ तो लफड़ा खत्म करना चाहती है। मैंने सोचा इस मौके का फायदा उठाया जाए और कुछ पैसे कमा दिया साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो अंजलि मैडम मुझे मिलने के लिए आई साहब। मैं सच बोल रहा साहब, मैं जब वापस आया तो उनकी सांसें चल रही थी साहब, वो जिंदा थी साहब। मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाता हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। सर मुझे लग रहा है सुरेश सच बोल रहा है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि हत्या गला दबाने की वजह से हुई। अगर सुरेश ने अंजलि का मर्डर नहीं किया है तो भी उसे ब्लैकमेलिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस से लगेंगे।
हेलो, कौन है तू? अरे क्यों मुझे नंबर बदल बदल कर दिन रात सुबह शाम मैसेज करते रहता है? हाँ, कहाँ है तू? कौन है बता मुझे, अब भी आकर मिलता हूँ तुझसे मैं, अभी। अरे ये क्यों बुलाया इसको यहाँ पे? अरे कौन होटल का बिल भरता, ऊपर से पुलिस के लफड़े। अरे दोस्त, खुले आसमान की बात ही अलग है। लगता है वो आ गया है। तुम लोग वो नहीं हो जो मेरे घर आए थे? अंकल, कौन है आप? क्या है? अरे आप वही हो ना जिससे मेरी फोन पे बात हुई थी? हाँ हाँ, और क्या? सॉरी अंकल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ओल्ड मैन। सुनो, तुम लोग अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हेलो अंकल, एक तो वेबसाइट पे खुद अपना नंबर डालते हो, अपनी डीपी की जगह पे आप यंग लोगों की फोटो डालते हो और हम जैसे शरीफ लड़कों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो और कहते हैं कि पुलिस स्टेशन चले। क्या मतलब? domesunil.com वेबसाइट आपकी ही है ना अंकल? और अंकल अपनी उम्र के उसने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया था। अंजलि के केस में हम उस वेबसाइट और मैसेज भेजने वाले का पता नहीं लगा पाए थे, वरना हम सुरेश के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देते। उधर रोहन के केस में हमें कोई और सुराग नजर नहीं आ रहा था, तभी हमें अंजलि के बिल्डिंग में रहने वाले सुनील साल्वे के बारे में पता चला। आपके नाम पर एक वेबसाइट बनाई गई, उस पर एक यंग लड़के की तस्वीर लगाई गई, लेकिन आपका ओरिजिनल नंबर यूज किया गया और फिर दिन रात आपको मैसेजेस आने लगे लड़कों के संबंध बनाने के। यस, इस चक्कर में कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, मैंने मधु से शादी कर ली। लेकिन वो लड़के 2-3 बार फ्लैट पर आए, मुझे ऐसा लगा कि वो मधु के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि मधु मुझसे ज़्यादा जवान थी। फिर उन लड़कों ने मुझे सेक्सुअल असॉल्ट किया। सर फिर इस चक्कर में मधु घर से भाग गई और सारा कीमती सामान लेकर भी चली गई। फिर कुछ दिनों बाद उन लड़कों का फिर से मैसेज आया। मैंने सोचा कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है और मैं उनसे मिलने चला गया। ये लड़के हैं, बोलो, तीनों। आपको क्या लगता है आपके और डॉक्टर अंजलि के कॉमन दुश्मन कौन हो सकता है, और मालती के बेटे रोहन का इस सबसे क्या कनेक्शन हो सकता है? साहब, मैं सवेरा बिल्डिंग में 4 फ्लैट में काम करती है। एक अंजलि मैडम, सुनील सर और नीलम मैडम। नीलम मैडम जो दर्पण साहब की मौसी की लड़की है, और एक बीविंग 403। और इन्हीं फ्लैट्स के अंदर तुम रोहन को लेकर जाया करती थी? साहब, नीलम मैडम की माँ थोड़ी कड़क है, वो किसी को घर लाने के लिए मना करती है। ठीक है, तुम जाओ। मोडस ऑपरेंडी के मुताबिक बिल्डिंग में 2 लोगों को टारगेट किया गया, इसका मतलब कल्प्रेट इसी बिल्डिंग में। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक इन 4 घरों में से एक में। एक काम करो, इन 4 घरों के सभी लोगों के आईपी एड्रेस, इंटरनेट डाटा और कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड करो, लेकिन सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राइट सर। हाँ, इसका लोकेशन रिकॉर्ड और इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड देखिए। प्रॉक्सी साइट्स के नेदरलैंड के आईपी एड्रेस से तुमने अंजलि और सुनील को परेशान करने के लिए वेबसाइट, और फिर अपने कंप्यूटर स्किल्स से नेदरलैंड के एक नागरिक बॉबी वैन लुइंग के क्रेडिट कार्ड को हैक की और उसके थ्रू पेमेंट्स की। ये रहे तुम्हारे लोकेशन रिकॉर्ड। इसके मुताबिक रोहन का जब मर्डर हुआ तो वहीं पर मौजूद। इतनी बेइज्जती की कि वो मर सकते थे। पापा अगर सब बोल रहे हैं तो गाड़ी बैक कर लो ना। करता। अच्छा आप बाहर आइए, मैं करती हूँ। बस उसी वक्त मैंने सोच लिया कि इन सबको इनके किए की सजा दे के रहूंगी। सुनील को तो उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन वो अंजलि बिना कुछ किए पहले ही मर गई। तो तुमने अंजलि को नहीं मारा? अंजलि के मर्डर के वक्त मैं घर पे थी। मैंने अंजलि को नहीं मारा। सर, एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। जिस लोकेशन पर अंजलि की लाश मिली थी
उसके पास वाली शॉप के सीसीटीवी में तुम्हें उसी टाइम वहां पर देखा गया था। उस टाइम वहां पर क्या कर रही थी तुम? जिस रात अंजलि का मर्डर हुआ उस रात मैंने उसे बिल्डिंग से बहुत परेशान हालत में निकलते हुए देखा। फिर मैंने उसका पीछा किया और फिर मैंने देखा अंजलि ने पैसे वहीं छोड़ दिए और सुरेश ने उसे पीछे से धक्का मारा। मैंने सोचा था कोई पकड़ा जाएगा तो वो सुरेश होगा। कानून की नजर से बचना इतना आसान नहीं। अब ये भी बता दो कि ये सब तुमने क्यों किया? क्योंकि मैं दर्पण से प्यार करती थी। अंजलि दर्पण को कभी वो नहीं दे पाती जो मैं दे सकती थी। बच्चा। रिंकू ने अपनी सारी इंटेलिजेंस बदला लेने में निकाल दी और नतीजा क्या हुआ? आज वो सलाखों के पीछे। बदले की भावना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दस्तक है। उसे सुने और उस पर काम करें। इसके अलावा अपने जीवन में संतुष्ट रहे, सैटिस्फाइड रहे। राधिका की तरह प्यार मोहब्बत की चाहत में जकड़ ना जाए, वरना नतीजा होगा जुर्म और आपके जीवन में रहेगा अंधकार। इसी दस्तक के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। अब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें भनक तक नहीं लगती कि कब हम इंडिया के कुछ मोस्ट वांटेड दहशत फैलाने वालों के निशाने पर आ जाते हैं। कई बार तो हमारी जिंदगी बस किसी कोने में छिपी घड़ी की टिक टिक पर टिकी हुई होती है और हम बेखबर बस अपनी कलाई पर बंधे समय के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम हर रोज अपने दिन भर की भागदौड़ के बाद अपने अपने घरों में महफूज लौटकर चैन की नींद सोते हैं। और ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि कुछ जाबाज हीरोज हमारी रक्षा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कुछ ऐसे ही दिलेर हीरोज की। ये हीरोज अगर ना होते तो मैं नहीं होता और आप नहीं होते। ऑपरेशन दिवस एक ऐसा मिशन था जिसको पूरा करना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और सीएसएफ यानी कि सिविल सिक्योरिटी फोर्स के लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसा काम था। दाव पर लगी थी हजारों मासूम लोगों की जान और सीएसएफ की जरा सी भी चूक का मतलब था हमारे पूरे देश की। तुम्हारे जैसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर अपनी जिंदगी भर की कमाई एक फेक ऑनलाइन लॉटरी के गेम में गंवा दी है। एक आंसर का 50 लाख रुपया। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। $50 लाख पाने के लिए आपको 25,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। तुम लोगों का ही गेम खेलकर तुम तक पहुंचे हम। और ये क्या बचकाने सवाल पूछते रहते हो तुम लोग? ताजमहल किसने बनाया? भारत की राजधानी कहाँ है? मुझसे सीखो। मेरे सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। बताओ, कहाँ से कूटना शुरू करूं तुम लोगों को? पहले सर फोड़ूं या टांग? नहीं साहब, कोरस में रोना बंद करो तुम लोग। पिछले 7 महीने से सैकड़ों लोगों को लूटा है तुमने और करीब 50 लाख से ज्यादा की लूट की है। अब सीधी तरीके से बता दो वो पैसा कहाँ है, वरना आरती सब माँ कसम हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमने सारा पैसा आरिफ को दे दिया था साहब। कौन आरिफ? साहब आरिफ। 7 महीने से आरिफ के लिए काम कर रहे हो तुम लोग। ना तो उसका फोन नंबर मालूम है और ना ही पता। फोटो वोटो भी नहीं हो? नहीं साहब, तस्वीर है एक उसकी, मैंने चुपके से खींच ली थी। लेकिन साहब वो मेरे फोन में है और फोन आप लोगों ने जब्त कर लिया है। सुधीर, साहब यही था आरिफ। सुधीर, इस फोटो को क्राइम डेटाबेस में चेक करो। आई एम श्योर ये कोई पुराना चावल है। इसका कोई ना कोई क्राइम रिकॉर्ड जरूर मिलेगा। सर, ये रिपोर्ट मुझे कल तक चाहिए। ठीक है? सर, इस आरिफ का असली नाम असलम शेख है और असलम IRR का एजेंट है।
इंटरनेशनल रेडिकल रेबल्स के एजेंट। ये आईआरआर तो दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ है। ये दहशतगर्दी की संस्था से जुड़ा हुआ असलम फेक ऑनलाइन लॉटरी के गेम में क्यों इन्वॉल्व हुआ? आईआरआर के ऑपरेशंस में नाम सामने आया है इस आरिफ उर्फ असलम शेख का। इस असलम शेख का फेक ऑनलाइन लॉटरी स्कैम में इन्वॉल्व होना, बात कुछ समझ में नहीं आ रही सर। इस स्कैम से करीब 50 लाख लूटे हैं असलम ने। सर कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में नकली नोट घुमाने के लिए स्कैम किया गया, या फिर शायद खूंखार मुजरिमों तक पैसा पहुंचाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, या फिर स्लीपर सेल। सर मैं लोकल खबरी नेटवर्क एक्टिव करता हूँ। आनंद, संयुक्ता, लग जाओ काम पे। हमें किसी भी सूरत में इस आरिफ उर्फ असलम शेख को जल्द से जल्द पकड़ना है। शहर में सभी जगह नाकाबंदी करो, इसकी तस्वीर को सब जगह सर्कुलेट करवाओ। ये मामला सिर्फ एक स्कैम का नहीं है, गेम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोपहर के करीब 11 बजे उज्जैन के केसी मार्केट में ये बॉम्ब धमाका हुआ है। राजनीतिक दल जागरण मंच का कार्यालय भी यहीं पर है। जब जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की गाड़ी वहां से गुजर रही थी तभी ये विस्फोट हुआ। इस धमाके से यहाँ के रहवासी काफी दहशत में हैं। इस हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 50 लोग घायल हो चुके हैं। भरे बाजार में दिन दहाड़े हुए इस धमाके के पीछे किस दहशतगर्दी संगठन का हाथ है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। इस बॉम्ब में जेलेटिन स्टिक्स और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डैमेज कर सके। सर इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इन सब में असलम का हाथ है। असलम पॉलिटिकल पार्टी जागरण मंच के ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। ये 1 हफ्ते पहले की फुटेज है। सर मध्य प्रदेश में जागरण मंच दल के अध्यक्ष हैं गोपाल स्वामी। मुझे लगता है कि असलम के टारगेट यही थे, लेकिन गोपाल स्वामी की किस्मत अच्छी थी कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन वो गाड़ी में नहीं थे। लेकिन एक आईआरआर एजेंट किसी दल के नेता को क्यों मारेगा, वो भी गोपाल स्वामी जैसा नेता जो किसी बड़े ओहदे पर भी नहीं है। तार जुड़ नहीं रहा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। खबरी जावेद का फोन है। असलम का ठिकाना पता चल गया। हमारे उपचार और देवासी रानी की कृपा से आपका बेटा बहुत जल्द चलने लगेगा। इसी विश्वास से तो वीर को इतने महीनों से आपके पास ला रहे हैं। बोलो असलम, उज्जैन आने के पीछे तेरा क्या मकसद है? फेक ऑनलाइन लॉटरी से जो 50 लाख कमाए थे वो कहाँ है? वो पैसे क्यों चाहिए थे? और तेरे साथ और कौन है? कोई नहीं है साहब, बस मार्केट में नकली नोट घुमाने थे। देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। वो 50 लाख केसी मार्केट में बम ब्लास्ट के लिए चाहिए था ना? बोल, और कौन शामिल है तेरे साथ? तेरा पार्टनर कौन है? तेरा स्लीपर सेल कहाँ है? बोल। सर 1 मिनट। सर माजिद के घर से जो कागज के टुकड़े मिले थे हमें, उन टुकड़ों को हमने जोड़ तो लिया है,
लेकिन उसमें ज्यादातर अक्षर मिट चुके हैं, मैसेज क्लियर नहीं हो पाया। हाँ लेकिन इतना श्योर है कि उसमें उर्दू में पुलिस और एक अधूरा शब्द माँ लिखा हुआ है। पुलिस माँ, तो क्या उनका अगला टारगेट कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस हेडक्वार्टर है? ये क्या कोड है? पुलिस माँ। आई थिंक आई गॉट इट। बेकार में इतनी मार खाई, खुद बोल देता तो चाय खराब नहीं होती बल्कि तुझे पिला देता। बोल दे, क्योंकि तेरा पुलिस माँ जीत भी तुझे नहीं बचा पाएगा। बोल, सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड के चार्जेस नहीं, बम ब्लास्ट के चार्जेस भी लगेंगे। लंबा जाएगा तो और तेरा पुलिस माजिद कुछ नहीं कर पाएगा। साहब मैं मानता हूं वो 50 लाख मैंने पुलिस माजिद को दिए, लेकिन बम ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। काम सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करना था और ये गोपाल स्वामी के आने जाने का टाइम पता करना था। उज्जैन में ब्लास्ट कब और कहां हो गया मुझे नहीं मालूम साहब। तेरा ये पुलिस माजिद उज्जैन में? पुलिस माजिद की हर छोटी बड़ी डिटेल पता करो, उसके सारे केसेस की फाइल्स, उज्जैन के सभी सीसीटीवी और असलम शेख के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ स्कैन करो जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सब पुलिस माजिद का असली नाम है माजिद अंसारी। माजिद अंसारी के पिता मसूद अंसारी ये बिहार में पुलिस कांस्टेबल थे, इसीलिए मसूद अंसारी के बेटे माजिद को लोग पुलिस माजिद के नाम से बुलाते हैं। पुलिस माजिद का ये नाम पहली बार 2010 के बॉम्ब ब्लास्ट में सामने आया। 2010 के ब्लास्ट के बाद इसे पकड़ने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ब्लास्ट में घायल हुए लोगों की चीखें सुनने का शौक है इसे। सनकी आदमी है। पुलिस ने इसे साइट पे ही पकड़ लिया। 2010 से लेकर 2015 तक ये जेल में ही था। फिर 2015 में जब इसके कांस्टेबल पिता की मृत्यु हुई तो ये पेरोल पे बाहर निकला। उसके बाद ये फरार हो गया। और सब फरार होने के बाद ये पुलिस माजिद 2 पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या में भी शामिल रहा है। ये सतीश गुरु और दूसरा ये वरुण दास। ये दोनों भी गोपाल स्वामी की तरह जागरण मंच दल के नेता थे। ये दोनों हत्याएं कब हुई? ये सतीश गुरु 12 मई 2015 सूरत में और ये वरुण दास 22 फरवरी 2016 बनारस में। होल्ड ऑन, मतलब साफ है, ये पहले किसी शहर में किसी पॉलिटिकल लीडर का कत्ल करता है और फिर उसके कुछ दिन बाद वहाँ पे बम ब्लास्ट करता है। यहाँ 12 मई को कत्ल, 19 मई को बम ब्लास्ट और फिर बनारस में 22 फरवरी को कत्ल और 27 फरवरी को बम ब्लास्ट। तो आपका ये कहना है कि ये पैटर्न है? एब्सोल्युटली पैटर्न है। हो सकता है अगला ब्लास्ट उज्जैन या उसके आसपास के इलाके में हो। पर गोपाल स्वामी तो बच गया था सर, हो सकता है इसे भी फिर से मारने की कोशिश हो। बिल्कुल, इस गोपाल स्वामी की सिक्योरिटी बढ़ाओ। ये पुलिस माजिद हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहा, लेकिन इस बार हमें उससे आगे रहना है। इससे पहले किसी बेकसूर को अपना निशाना बनाए, हमें इसे रोकना है। सर, पुलिस माजिद 5 साल जिस जेल में था, मैं उसके जेलर से बात करती हूँ। इन 5 सालों में उसे कोई ना कोई देवासी रानी जल्दी उस पर कृपा करेंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। पुलिस माजिद जिस जेल में था उस जेल के जेलर से मैंने बात की। यूं तो माजिद की फैमिली ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, इसीलिए इतने सालों में कोई उसे मिलने नहीं गया और इन 5 सालों में उसका कोई दोस्त भी उससे मिलने नहीं आया। बट हाँ सर, वो जेल में काफी पॉपुलर हो गया था। क्यों? क्योंकि सर वो खाना अच्छा बनाता था, स्पेशली बिरयानी। और ये बात भी मुझे जेलर ने ही बताई। और सर, जेलर ने ये भी बताया कि पुलिस माजिद जेल की रसोई में चोरी छिपे खुद का किचन चलाता था। कैदी उसे पैसे देकर बिरयानी खरीदते थे। और हाँ सर, इस बिरयानी के लिए स्पेशल राइस वो बाहर से अपने किसी दोस्त से मंगवाता था। और जब 2015 में पुलिस माजिद के कांस्टेबल पिता की मौत हुई तब उसे पैरोल पे बाहर छोड़ा गया, लेकिन तब वो फरार हो गया, फिर कभी नहीं पकड़ा गया। और अब शायद उज्जैन में कहीं छुपा हुआ है।
इतना तो साफ है कि पुलिस माजिद अब कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अरे आप क्या वीडियो गेम खेल रहे हैं बच्चों की तरह बैठ के? आप भूल गए क्या मंदिर जाना है? और बस 2 मिनट, आखिरी चाल चल रही मेरी। आप भूल गए हैं क्या? माँ देवासी रानी के मंदिर में आज राशन अर्पित करने जाना है। जल्दी उठिए, छोड़ दीजिए मोबाइल। पापा आप जल्दी मंदिर चले जाइए, नहीं तो माँ देवासी रानी के क्रोधित होने से पहले माँ क्रोधित हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, और तेरी माँ से तो मैं वैसे भी डरता हूँ। देख बेटा वीर, अभी ये कच्चा है, थोड़ा ध्यान से इस पे ज्यादा। अरे राजेंद्र भाई, पैर कैसा है वीर का अभी? श्रीधर भाई, भी सही होने में वक्त लगेगा। वीर तू इतना दुखी क्यों है? चल मुझे एक न्यू गेम पता है, मालूम है, हम बैठ के भी खेल सकते हैं उसको। श्रीधर भाई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वीर के इलाज के बारे में जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसलिए मैं आपका उधार चुकता नहीं कर पाया। लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना होइए, मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं राजेंद्र भाई साहब, आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, आपका उधार है मुझ पर, और ये उधार तो मैं चाह के भी नहीं चुका सकता। आप पैसे वैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस वीर का इलाज कराइए अच्छे से, ठीक है? जी श्रीधर। अरे श्रीधर भाई, आप मंदिर जा रहे हैं? जी। मैं भी आपके साथ आऊं? हो सकता है देवासी रानी के दर्शन से मन थोड़ा हल्का हो जाए। चलिए आइए। पुलिस माजिद हमारे ही बीच एक आम इंसान का चेहरा लिए छिपा बैठा था। कड़ी नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशंस के बावजूद भी इंडियाज मोस्ट वांटेड पुलिस माजिद सिविल सिक्योरिटी फोर्स की नजरों से बचा हुआ था। माजिद एक बार फिर पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था। माजिद कहाँ छुपा था, उसका प्लान क्या था? पुलिस और सीएसएफ अब भी इस बात से बेखबर थे। इस बार चाय ठंडी होने से पहले पी लेना। चलो, कम से कम इसी बहाने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो देखने को मिली। एक मिनट सर, हमने अकरम को पकड़ लिया। ये अकरम ही पुलिस माजिद को जेल में बिरयानी के लिए चावल सप्लाई करता था। कह रहा खबर देने के पैसे लेगा। ठीक है, उसे रोक के रखो, पहुंच रहा हूं मैं। कौन है? खेल शुरू हो चुका है। आओ खेलते हैं। देख अकरम, इससे पहले कि तो हमें कोई भी खबर सुनाए, एक बात अच्छी तरह समझ ले। अगर तुमने हमें डबल क्रॉस किया या कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो जिंदगी में कभी चलने लायक नहीं बचेगा। हो जा शुरू। एक खबर का 10,000। साहब, पर पोस्टर पे तो आपने लाखों लिखा था, अब तो चिल्लर पे आ गए। उस पोस्टर पे माजिद की तस्वीर है और वह इनाम की रकम उसे मिलेगी जिसे माजिद का ठिकाना पता। तुझे पता है उसका ठिकाना? ठीक साहब। तो जितना पता उतना बोल। खबर में जितना दम होगा, नोटों में इतना वजन होगा। साहब, मैं माजिद को जेल में चावल पहुंचाता था। कभी कभी माजिद चावल के दाम से ज्यादा पैसे मुझे दिया करता था। माजिद भाई, ये 100 का नोट ज्यादा है इसमें। तो इस नोट को अपनी दुकान में रखना, मेरा आदमी आकर ले जाएगा। साहब, वो माजिद हर 2-3 महीने पे एक नोट ज्यादा दिया करता था। अब ये तो कहना मत क्यों नोटों पर क्या लिखा होता था ये तूने कभी पढ़ा ही नहीं। साहब, मैं कैसे पढ़ूंगा साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। हमारे यहाँ अनपढ़ तो क्या भी पढ़ने लगते हैं। पढ़ना सिखाओ जरा से। साहब साहब साहब, मेरे पास एक आखिरी नोट है माजिद का साहब, जो उसने पेरोल पे जाने से पहले दिया था साहब। उसका आदमी लेने ही नहीं आया। ये है साहब। 7 PM Hunt On, 9 PM Daredevil। क्या कोड है?
सर मुझे कैसे पता होगा? सच बोल रहा। माँ कसम से। हिसाब करो इसका। थैंक यू। सलाम सर। सर पुलिस माजिद जिस जेल में बंद था वहाँ के जेलर से बात हुई तो उसने कहा कि एक बार सरप्राइज चेकिंग में पुलिस माजिद के पास उन्हें एक फोन मिला था। हालांकि उस फोन से कोई कॉल्स नहीं हुए थे, लेकिन हाँ पुलिस माजिद उस फोन का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए करता था। वीडियो गेम्स जेल में? 7 PM हंट डाउन, 9 PM डेयर डेविल, इस तरह का टाइम टेबल बना के वीडियो गेम कौन खेलता है? आई एम नॉट श्योर सर, बट इस तरह के गेम नॉर्मली लोग ऑनलाइन खेलते हैं। अलग अलग जगह के लोग आपस में मिलकर खेलते हैं, साथ में चैट भी करते हैं और हार्ड लेवल को क्रॉस करने के लिए चैट करते हुए आपस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी? कहीं ऐसा तो नहीं ये पुलिस माजिद जेल के अंदर बैठा ही इस ऑनलाइन गेम के जरिए अपने जेल के बाहर के साथियों के साथ मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहा? क्योंकि आजकल मुजरिम बहुत शातिर हो गए, वो जानते हैं कि सेल फोन आराम से ट्रेस हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये ऑनलाइन गेम का नया पैंतरा अपनाया। सर मैं अपने साइबर सेल के ऑफिसर्स को इस काम पे लगाती और उनसे कहो कि केसी मार्केट ब्लास्ट के बाद उज्जैन में हंट डाउन और डेयर डेविल जैसी जितनी भी ऑनलाइन गेम्स के यूजर्स हैं सबको खंगालें। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे यूजर्स मिले जो पुलिस माजिद के साथ मिलकर अगले किसी कांड की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ओके सर। वीर बेटा अपने पैरों पे खड़े हो, कोशिश करो। हाँ बेटा कोशिश कर। शाबाश। छोड़ दीजिए उसे, वो अपने आप चलेगा। आराम से। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कहा था ना कि आयुर्वेदिक उपचार और मां देवासी रानी का आशीर्वाद अपना असर अवश्य दिखाएंगे। चल बेटा। क्या हुआ संध्या? आपको कसम खिला रही हूँ, मुझे देवास रानी मंदिर जाना है। मैंने वहाँ पे एक मन्नत मांगी थी, आप चलोगे ना मेरे साथ? तुम्हें तो पता है कितना बिजी हूँ आजकल। इतने देखो आप हमेशा ही ऐसा करते हो, मैं जहाँ भी जाने के लिए बोलती हूँ ना आप काम का बहाना। चलूंगा। सच्ची? हाँ संयुक्ता, कुछ पता चला? सर मेरे साइबर सेल के ऑफिसर ने कंफर्म किया है जब केसी मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस वक्त ऑनलाइन गेम में चैट करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ये प्लेयर्स गेम नहीं खेल रहे थे, सिर्फ चैट कर रहे थे। कोई अकाउंट ट्रेसेस हुए? 3 अकाउंट ट्रेस हुए हैं और ये वो तीनों प्लेयर हैं जो एक ही टाइम में एक साथ चैट कर रहे थे, गेम नहीं खेल रहे थे। और पिछले कुछ दिनों में इनकी फोन लोकेशन भी सेम ही थी, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस। और सर वो है मैक्सिम मॉल, सीके वाटर पार्क एंड महाकाल मंदिर। ये सारी लोकेशंस तो उज्जैन में उसी रूट पर पड़ती हैं जहां पर छतरी यात्रा का जुलूस निकल रहा है। कहीं इन लोगों का इरादा वहां कुछ गड़बड़ फैलाने को तो नहीं, कोई बम वगैरह? संयुक्ता, आनंद को तुरंत इन्फॉर्म करो, जुलूस का रूट बदले, और अगर रूट बदलना पॉसिबल नहीं है तो जुलूस जहां है वहीं रोक दो और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाएं। यस सर, ये तीनों नंबर सर्विलेंस पे है और मैं इन लोकेशंस पे अपनी अलग अलग टीमें भी भेज देती हूँ। अच्छा, इन तीनों का कोई कॉमन मीटिंग प्लेस है जहां पर ये एक से ज्यादा बार मिले हो? हाँ सर, कल्याणपुरी, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे वो लगभग हर दिन मिले हैं, इनके फोन लोकेशन से पता चला है। तो पूरे चांसेस हैं पुलिस माजिद कल्याणपुरी में कहीं छुपा होगा। अपनी एक टीम लेकर तुरंत कल्याणपुरी जाओ, मुझे पुलिस माजिद हर हाल में चाहिए। डोंट वरी सर। आनंद, लोगों पीछे करो, पीछे करो, पीछे और पीछे, पीछे चलिए, उधर उधर। पेट्रोलिंग टीम फौरन कल्याणपुरी पहुंचो। पुलिस माजिद वहाँ पे मकान नंबर 15 में छुपा हुआ है। ओवर एंड आउट।
अनंत एक काम करो, सारा सामान सीज करो और फॉरेंसिक लैब भेजो स्कैन करने के लिए। हो सकता है इस बोरी में बॉम्ब बनाने का सामान सप्लाई हुआ है। ये देखो, इस पे ये कुछ चिपचिपा क्रीम लगा हुआ है। उनसे कहो कि पता करें कि एग्जैक्टली कल क्या होने वाला। अपनी आंखों से देख लेना, लाइव टेलीकास्ट। हाँ संध्या, आदिल, मैंने अभी भी न्यूज सुनी कि आप लोगों ने इस पुलिस माजिद को पकड़ लिया। सारी मुसीबत टल गई। मैंने जो देवास रानी मंदिर में मन्नत मांगी थी ना, ये सब उसका ही फल है। हमें दर्शन करने जाना ही होगा। संध्या आज नहीं जा पाएंगे, काम के बीच में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम अपनी इबादत करो, मैं अपनी पूजा करती हूँ। मैं खुशी को लेकर मंदिर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना। पुलिस माजिद से हम ऑनलाइन गेमिंग थ्रू मिले थे। उन्होंने हमने समझाया कि हम और हमारे लोग खतरे में हैं और हमारा फर्ज है कि उनकी हिफाजत करें। हमें सिर्फ ये कहा गया था कि अलग अलग लोकेशन पे बॉम्ब प्लान करना है। बॉम्ब का सामान भी खुद पुलिस माजिद ने ही अरेंज किया था और कहाँ से लाया था वो हमें कुछ नहीं पता। हम उनकी बातों में आ गए थे। सर, मैंने दोनों लड़कों का बैकग्राउंड चेक किया, उनका सोशल मीडिया अकाउंट, कॉल रिकॉर्ड सब स्कैन किया। कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर। शायद ये दोनों लड़के सच बोल रहे हैं। इस पुलिस माजिद ने इन दोनों लड़कों का ब्रेन वॉश किया होगा और इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया होगा। मैं कम इन सर? कम है सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। माजिद के घर से जो बैग मिला था, उस बैग में जिलेटिन और नाइट्रेट पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं। नेबर्स ने भी कंफर्म किया कि उस बैग को माजिद ही अपने साथ लेकर आया था। और बैग के अंदर वो जो चिपचिपी चीज थी वो क्या था? सर वो चिपचिपी चीज आयुर्वेदिक लेप है जो हड्डियों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पता किया है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर देवास में एक हॉस्पिटल है जो इस तरह के इलाज के लिए फेमस है। वहाँ भी सर कुछ इसी तरह का लेप यूज किया जाता है। देवास यहाँ उज्जैन से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माजिद ने अपने कुछ लोगों को पहले ही यहाँ रखा हुआ था, जब वक्त आने पर उसके लिए काम कर सके? स्लीपर सेल। एक काम करो, देवास जाओ, वहाँ जाकर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करो। हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने के पेशेंट्स के रिकॉर्ड निकलवाओ और चेक करो उन पेशेंट्स में से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ओके सर। संयुक्ता, इस माजिद का मुंह खुलवा किसी भी तरह से। अच्छा सर। पापा आज आप जल्दी आ गए। निशा बेटा अभी लंच करने के लिए आया था, जा रहा हूँ। मतलब आज आप लेट आओगे? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज आप जल्दी आ जाओगे। ठीक है मेरी नटखट, मैं ट्राई करूंगा। ओके ट्राई? ठीक है, मतलब आज आप जल्दी नहीं आओगे। कोई बात नहीं, मैं जो आपको रात को बर्थडे सरप्राइज देने वाली थी वो भी दे देती हूँ। सरप्राइज? यस। देवास। मैंने जो देवास रानी मंदिर में मन्नत मांगी थी ना, ये सब उसका ही फल है। हमें दर्शन करने जाना ही होगा। पापा का फोन है। हेलो। हाँ संध्या। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो संध्या। हेलो। हाँ संध्या। सर मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ आनंद बोलो। सर मैंने यहाँ डीओ के अस्पताल में पिछले 6 महीने में आए सभी मरीजों की लिस्ट खंगाली है। कोई सस्पेक्ट मिला? संदिग्ध तो नहीं मिला सर, लेकिन माजिद के घर से जो बोरी मिली थी जिस पर लेप लगा हुआ था, यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि उस तरह की बोरी यहाँ एक आदमी लेकर आता था। कौन आदमी? राजेंद्र नाम है उसका, सब्जी वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि यह राजेंद्र सब्जी वाला देवास में माजिद का कोई स्लीपर सेल है। सर इस राजेंद्र की एक सीसीटीवी इमेज मैंने आपको मोबाइल पे सेंड की है। ठीक है मैं देखता हूँ, और इस राजेंद्र की बैकग्राउंड भी चेक करवाते हैं। तब तक तुम अपनी पूरी टीम के साथ इसके घर के आसपास डटे रहो। अल्लाह पाक ने खास मकसद के लिए चुना है, हमको तुम पे नाज है। शोएब भाई ठीक कहते हैं, तो एक पाक मकसद को अंजाम देने जा रहा है। कल की सुबह इस मुल्क में नया अंधेरा लेकर आएगी। साहब तीसरे माले पे वो बीच वाला घर। 4 लोग मुझे यहाँ चाहिए ऊपर। ओके, एक स्नाइपर मुझे यहाँ से दूर चाहिए। दरवाजे पर निशाना लगा के रखना, और 2 लोग मेरे साथ आओ। बच्चों को, औरतों को, सबको बाहर निकालना है बिना शोर मचाए। चुपचाप मूव।
तो उस भीड़ में शामिल हो जाना। ये तेरा आखिरी इम्तिहान है। तुझे जन्नत नसीब होगी। अब्बू, जन्नत जाना ही था तो आनंद ठीक तो है? यस सर, हॉस्पिटल बिल्डिंग खाली होगी? सर मेरी पत्नी और बच्चे अंदर है सर। मेरी पत्नी और बच्चे। पीछे ले चलो इधर। सर, इस आदमी की बीवी और बेटी इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। कौन है? क्या हो? हाँ सर, ये राजेंद्र के हम पड़ोसी हैं साहब। हम लोग देवासी रानी मंदिर मन्नत मांगने के लिए जाने वाले थे साहब। साहब मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि राजेंद्र ये सब करता है साहब। साहब मेरी पत्नी और बच्ची अंदर है साहब, प्लीज आप उसको बचाइए साहब। उन्हें कुछ नहीं होगा, आप हमारी मदद कीजिए। ये बताइए कि राजेंद्र के घर में एग्जैक्टली कितने लोग हैं इस वक्त? साहब अगर उसका पाँव ठीक हो जाएगा तो वो देवासी में चढ़ावा चढ़ाएगा साहब। राजेंद्र ने मन्नत मांगी थी? हाँ साहब। वो देवासी मंदिर पहले भी जा चुका है? हाँ साहब, कई बार क्या साहब। संयुक्ता, लगता है इन लोगों का मेन टारगेट देवासी मंदिर ही है। तो मैं काम करो, एक टीम लेकर फौरन देवासी मंदिर जाओ। वहाँ के ट्रस्ट से बात करो, उनसे कहो जितने भी श्रद्धालु हैं सबको बाहर निकालें और गेट बंद करें। संध्या वहीं है, लेट मी टॉक टू हर। ओके सर। सर, सब ठीक है? सर एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं यहाँ रुकती हूँ। नहीं संयुक्ता, मेरी जरूरत यहाँ पर है। एक सच्चे सिपाही के लिए देश हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होता है, लेकिन ये जो हालात थे वो काफी नाजुक थे। कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी थी और मंदिर में मौजूद हजारों लोगों पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा था। सीएसएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी एक भूल का मतलब था माजिद के मंसूबों का कामयाब होना। 1 2 3 मकसद सुसाइड बॉम्बर के जरिए देवास मंदिर में ब्लास्ट करना ही था। हाँ संजू। सर, मंदिर से लोगों को सेफली बाहर निकाला जा चुका है। बॉम्ब स्क्वाड ने मंदिर का कोना कोना स्कैन किया है। इट्स टोटली सेफ सर। आपकी वाइफ भी सेफ है सर। हेलो आदिल। संध्या, तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। शुएब, जिसे आप राजेंद्र के नाम से जानते हैं, वो पुलिस माजिद का साथी है। माजिद और शुएब ने मिलकर ही प्लान बनाया था। 2 ब्लास्ट करने का प्लान था। एक ब्लास्ट जागरण मंच के नेता गोपाल स्वामी को मारने के लिए था, ताकि पुलिस उज्जैन में ही इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में बिजी रहे और वो दोनों अपनी असली मिशन को अंजाम दे सके, देवासी रानी मंदिर में ब्लास्ट करके, जहां अष्टमी पूजा के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और तुमने इस घिनौने काम में अपने शौहर का साथ दिया? मजबूर थी मैं। आदिल खान की लीडरशिप में सिविल सिक्योरिटी फोर्स ने जितनी सफाई से साजिश को नाकाम किया वो काबिल तारीफ है। आदिल खान और उनकी टीम ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान बचाई बल्कि रेजिडेंशियल